हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधुसूदन और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। और पहले बाइंड अप कर लेते हैं जो भी हमने कल चीज़ें देखी थी उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने इकोनॉमिक्स को देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और कैसे इसका यूज़ है ह्यूमंस के लिए। तो हमने देखा कि नेचर में बहुत लिविंग थिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, पाई जाती हैं, जो कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एक्टिविटी करती हैं और अपनी नीड्स एंड वांट्स जो उनकी होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो रिसोर्स का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स का यूज़ करके अपनी वांट्स को फुलफ़िल करते हैं। और इकोनॉमिक्स का यूज़ ये है कि जो रिसोर्स को यूज़ हो रहे हैं वो लिमिटेड हों और उसमें उनको पर्टिकुलर और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमने देखा था। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बारे में बताया था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में लिमिटेड यूज़ ऑफ इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट यू विल गेट, यही हमको पढ़ना था। इसके बाद है जो कि हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। तो ट्रेडिशनल में हमने कंजप्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये देख लिया था। अब हम देखेंगे इसके बाद। फिर मैंने बताया था आपको कि मॉडर्न अप्रोच में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे और मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे। जब भी मैक्रो की बात होगी, माइक्रो मीन्स जिसमें प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल का अपन स्टडी करते हैं। माइक्रो में एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी करेंगे या पर्टिकुलर कंपनी की, तो उसका प्राइस थ्योरी बोल जाते हैं। और जब मैक्रो में अपन इनकम थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि ये बड़े बृहद लेवल पे या फिर बिग लेवल पे या एग्रीगेट बोलते हैं हम उसको इन साइंटिफिक टर्म। तो एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको इनकम थ्योरी में आता है। फिर इसमें जितनी भी जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, थ्योरी ऑफ वैल्यू हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब किस में आ जाएगा, माइक्रो में आ जाता है। और मैक्रो में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों। तो ये सब किस में आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा। फिर अपन ने देखा था कि डेफिनेशन, जैसे अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी और फिर इसके बाद जो एडम स्मिथ थे उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और इनने जो डेफिनेशन दी थी वो वेलफेयर बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है वेलफेयर है। फिर इसके बाद सॉरी वेल्थ है, वेल्थ, सॉरी सॉरी फॉर। तो इन्होंने एडम स्मिथ ने वेल्थ और अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर, रॉबिन्सन ने स्कार्सिटी। और फिर इसके बाद आ जाइए आप, ग्रोथ सैमुअलसन ने दिया था। ये आपको बिल्कुल टर्न याद रहने, पॉइंट याद रहने चाहिए। फिर इकोनॉमिक्स को हमने देखा था कि आर्ट है और साइंस कैसे है। फिर इसके बाद हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बता रहे थे आपको कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है, सीधी बात है, जहाँ अपन फैक्ट की बात करते हैं, कि जो सीधी बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात है, फैक्ट पे बात करेंगे, बेस्ड ऑन फैक्ट। और हम कोई भी सजेशन नहीं देंगे किसी को भी फालतू का इधर उधर का। यदि वो चीज़ हुई है पास्ट में और उसका प्रेजेंट में कोई वैल्यू हो तो बोलेंगे। इट डील्स विथ व्हाट इज़, ठीक है। और फिर वहीं नॉर्मेटिव की बात करें तो इसमें फालतू ज्ञान देना होता है, क्या सही है क्या गलत है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम, व्हाट शुड बी व्हाट आउट टू बी। और आइडियलिस्टिक और अजम्पशन देते हैं यहाँ वहाँ का कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट पॉजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव मीन्स सीधी बात है, पॉजिटिव बात करेंगे, फैक्ट है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव में हम अजम्पशंस लगाएंगे। ओके, इतना आपको याद रखना है। नॉर्मेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब फैक्ट और नॉर्मेटिव मतलब अजम्पशंस, इतना याद रख लो। और इससे ये आपको क्वेश्चन से डील करना है। फिर उसके बाद हम डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के बारे में बताया था कि डिडक्टिव इंडक्टिव मतलब इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से अपन फॉर्मूला पर पहुंचते हैं, उसको हमने बोला था इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड बोला था हमने, जैसे अपन कोई फार्मूला पहले पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चन करें तो वो डिडक्टिव मेथड हो गई। और इसका फिर हमने ये ट्रिक बताई थी कि DEEE, और इंडक्टिव को अपन हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल एंड पोस्टीरियर मेथड भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने ये छूट गया था कि इकोनॉमिक लॉस। तो इकोनॉमिक लॉस क्या होते हैं ये अभी हमको देखना है। तो मेनली इसमें ये है कि इकोनॉमिक जो लॉ हैं उनका यूज़ कैसे और क्या है। तो इकोनॉमिक लॉस क्या होते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सीधा। पहले, इकोनॉमिक लॉस आर स्टेटमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटीज़
which govern human behavior concerning the utilization of limited resources for the achievement of unlimited ends। मीन्स इनका ये है कि लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्स करना और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तक पहुंचना, यही एक इनका मेन मोटिव है और वही इकोनॉमिक्स होता है। फिर इसके बाद इन अपन ये तो हो गया था। हाँ, इसके बाद ये चीज़ रह गई थी जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन सबसे पहले देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका यहाँ पे दिया गया है, इकोनॉमिक लॉस आर नॉट द गवर्नमेंटल लॉ। मीन्स इकोनॉमिक लॉस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करो, जैसे अपन गवर्नमेंट के लॉ होते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, यदि नहीं करोगे तो आपका चालान कट जाता है। ऐसे इकोनॉमिक लॉ ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करो ही, वो नहीं भी कर सकते हो आप फॉलो, ज़रूरी नहीं है कि करो ही डेली यूज़ में। फिर इसके बाद है सेकंड, इकोनॉमिक लॉस आर मेयरली द स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। दीज आर बेस्ड ऑन द टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन हु बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे to given phenomena. This is expected behavior. This expected behavior, however, may not be found for certain reason. This lead to unpredictable character of economic loss. Certainly one thing which does not guarantee to regard or economic। इनका सीधा मतलब ये है कि जैसे इनने मान के चलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया, कि इनने बोला कि जैसे ही हम अगली कोई भी चीज़, जैसे हम बिस्किट खाते हैं तो हम एक टाइम पे पूरे बिस्किट एक पैकेट खा लेंगे, दो खा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बिस्किट का पैकेट खाते जाएंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब हमारा बिस्किट खाने का मन ही नहीं करेगा। तो वो इकोनॉमिक लॉ है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे उन्होंने दे दिया कि यूटिलिटी जो है डिमिनिश होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी हर एक लेवल पे। जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी, यूज़फुलनेस उसका कम होता जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं करेगी। जैसे आप हॉबीज़ की बात कर लो, जैसे आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो आपका मन ही नहीं भरेगा, आप कितना भी खेलते जाओ, इतना खेल लोगे, फिर भी उसके बाद आपको मन करेगा चलो एक मैच और खेल लें। तो ये हॉबीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। कई एक्सेप्शन हैं ऐसे ही जिन पे ये अप्लाई नहीं होता है कहीं भी। कोई मेहनत का कोई काम करना किसी को पसंद है, किसी को बुक पढ़ना पसंद है, तो वो बुक कितना भी पढ़ लो उसका मन नहीं भरेगा, उसको और चाहिए वो चीज़। किसी को गेम खेलना इतना पसंद है तो वो कहेगा यार एक गेम और खेल लेते हैं, एक गेम और खेल लेते हैं, उसका मन नहीं भरेगा। तो हॉबीज़ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो इनने बोला है, यही एक्सेप्शन बताया है उसका एक तरीके से। फिर है इकोनॉमिक लॉस और आर हाइपोथेटिकल। मीन्स हमको बहुत सी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म दिया है ceteris paribus, मीन्स अदर फैक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट। जब भी हम इकोनॉमिक लॉ का यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक लॉ अप्लाई करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट लेके चलनी पड़ती हैं। तो वही बोला है, इकोनॉमिक लॉस आर हाइपोथेटिकल। ठीक है। और फिर इसके बाद है नेक्स्ट, इकोनॉमिक लॉस आर पॉजिटिव बट नॉट नॉर्मेटिव। सीधी बात। अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। आप बताइए एक बार, यदि बिना देखे आप बता सकते हैं तो उसको बताइए। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है जो फैक्ट बेस्ड बात होगी, जहाँ पे केवल यहाँ वहाँ की अजम्पशन नहीं लगाएं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, फैक्ट बेस्ड बात होगी। नॉर्मेटिव में क्या होता है कि फैक्ट बेस्ड बात नहीं होती है, यहाँ वहाँ के अजम्पशन लगाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा इकोनॉमिक लॉस आर पॉजिटिव बट नॉट नॉर्मेटिव। मीन्स फैक्ट है, ये चीज़ पहले से ही हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, तो ये फैक्ट है, यहाँ पर नॉर्मेटिव नहीं है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक लॉस आर एक्सियोमेट्रिक इन कैरेक्टर। और एक्सियोमेट्रिक का मतलब होता है ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे दैट यू डू नॉट नीड एविडेंट टू शो दैट इट इज़ ट्रू। मतलब ये पहले से ही ट्रू हैं, ये फैक्ट, मतलब फैक्ट बन चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इट मीन्स, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट दे आर सेल्फ एविडेंट एज दैट of law of diminishing marginal utility and generalization drawn are universally valid। मतलब ये यूनिवर्सली ट्रुथ है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक लॉस और लैक ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ द लॉ ऑफ साइंस। तो इन्होंने बताया कि जो जैसे ग्रेविटेशनल की वैल्यू, इन्होंने बोला कि जो एग्जैक्टनेस है वो यदि अपन साइंस के जो लॉ हैं उनसे कंपैरिजन करें तो कम है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं इधर, आप थोड़ा सोचिए इस पर। ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो साइंस है वो हम प्रैक्टिकली
हम उसको ऑब्जर्व करते हैं चीज़, वो साइंस में पहले से मौजूद है। लेकिन जो भी हम इकोनॉमिक लॉस है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट लेके चलनी पड़ती हैं जब वो चीज़ें कभी काम करती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर आपको बता दिया कि इकोनॉमिक, थर्ड पॉइंट देखा अपने, इकोनॉमिक लॉस आर हाइपोथेटिकल, मतलब हमको बहुत सी जब कोई इकोनॉमिक लॉस कहीं पे अप्लाई हो रहा है, मतलब वहीं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमको कांस्टेंट लेके चलनी पड़ती हैं, जब वो वैलिड हो पाता है वहाँ पे। अब जैसे, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक लॉ आर यूनिवर्सली वैलिड होते ही है, मतलब उनको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कोई दूसरी चीज़ आपको कांस्टेंट लेनी पड़ी पहले को सिद्ध करने के लिए, नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ की वैल्यू, ग्रेविटेशनल की वैल्यू 9.8 होती है तो वो होगी ही, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को कांस्टेंट लें, ये करें वो करें, नहीं, वो तो है। तो यही है कि इकोनॉमिक लॉस आर उतने एग्जैक्ट नहीं है जितने साइंस के लॉ हैं, ठीक है। इस अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है सबसे, गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। तो गुड्स क्या होती हैं, सीधी बात है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड्स। अब ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमें मिल जाए सी, तो वो गुड्स हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड्स दो टाइप के हो, इसको अपन देख सकते हैं सबसे पहले तो कि गुड्स होता क्या है। तो गुड्स जो भी हम छू सकते हैं, जैसे आपका फूड ग्रेन हो गया, पल्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, मशीनरी, इम्प्लीमेंट, सीड फीड, फर्टिलाइजर, जितने भी चीज़ें हैं ये सब गुड्स हो गई, जो भी टेंजिबल हैं, जिनको अपन छू सकते हैं, सीधी बात है। और सर्विसेज क्या हो गई, जो अपन छूने योग्य ना हो, जो अपन को दिखती हैं। जैसे अपन होटल में जाते हैं तो अपन को सर्विस मिल रही है, वेटर आके सर्व करता है, तो सर्विस जो है अपन को दिख तो नहीं रही है ना, लेकिन मिल रही है, अपन उसको छू नहीं सकते हैं एक तरीके से सर्विस को। तो वही है कि इंटेंजिबल है। आपको मेन चीज़ याद, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा, वो अपन वहाँ पे नहीं उतना कैच कर पाते हैं। तो सर्विस आर इंटेंजिबल एंड गुड्स आर टेंजिबल, ये आपको जरूर याद रखना है। जैसे यहाँ पे दिए गए सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, टीचर की सर्विस तो हो रही है लेकिन दिख थोड़ी रही है कि टीचर क्या मतलब वो दिखता नहीं है अपन को एक्चुअली सर्विस। लॉयर, इंजीनियर, लेबर। फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया: सप्लाई, सप्लाई ट्रांसफरेबिलिटी, कंजप्शन एंड ड्यूरेबिलिटी एज गिवन बिलो। तो सबसे पहले देते हैं सप्लाई के बेस पे। तो इन्होंने बोल दिया दो टाइप का होता है सप्लाई इसमें, एक होता है इकोनॉमिक गुड्स, एक होता है फ्री गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स क्या हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी ये अपना फर्नीचर हो गया, जो भी वैल्यू इन एक्सचेंज में है, वो हो गया अपना क्या हो गया इकोनॉमिक गुड्स। और फ्री गुड्स क्या हो गया, वाटर, एयर एंड रेनफॉल। तो ये सब क्या हो गया, फ्री गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स हो गए, इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स। अब इसका देखते हैं कि जो फ्री गुड्स हैं उनकी सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है डिमांड से, और जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है डिमांड से, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। ये इसलिए अपन को देखना है कि बेस्ड ऑन सप्लाई ये दो टाइप के हो गए। फिर इसके बाद है यहीं पे दिया हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है भाई, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र करना, जो गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इनने दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया है, इंटरनल गुड्स, एक्सटर्नल गुड्स और इंटरनल गुड्स। तो एक्सटर्नल गुड्स में इन्होंने बोला है मटेरियल गुड्स और पर्सनल। तो मटेरियल में इन्होंने लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ले लिया है, और डिग्री, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफरेबल का यहाँ पे सीधा मतलब है जो अपन बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो गए। नॉन ट्रांसफर जो अपन एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते, मैं और आप हैं तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे से, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। और यदि कर सकें तो वो ट्रांसफरेबल। सीधी बात है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये हम आपको बेच सकते हैं, या अपन आप कहीं से जाके खरीद सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन डिग्री, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग, अब मेरे नाम पे मैंने कोई डिग्री कर रखी है तो हम आपके नाम पे थोड़ी ना कर सकते हैं। या फिर हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आधार कार्ड है तो वो मेरे ही नाम पर रहेगा, आपका नाम तो लिख नहीं सकते हम उस पर। तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता लीगली। इलीगल तो आप कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे लीगल की बात कर रहा हूँ, लीगल ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नहीं हो सकता है तो वो नॉन ट्रांसफरेबल। फिर इसके बाद आता है पर्सनल। पर्सनल में ट्रांसफरेबल गुडनेस ऑफ बिजनेस, आप किसी को भी, जो आपकी गुडविलनेस है या गुडनेस, तो वो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आइडिया दे सकते हो कि यार आप सक्सेस हो गए। तो जैसे जो स्टॉक होता है आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आप
अपने आइडियाज़ दूसरे को देते हैं, सामने वाले को, यार मैंने ऐसे ऐसे मेहनत की और ऐसे ऐसे सब मेहनत करके आप भी सफल हो सकते हो। तो वो एक ट्रांसफरेबल हो गई। फिर इसके बाद आता है इंटरनल में नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल में क्या होता है, पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आप दूसरे को नहीं दे सकते। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ही रहेंगे, क्योंकि वो दूसरा मेहनत करके हो सकता है, आप किसी को आप दे नहीं सकते हो कि भाई आप से इतना पैसा ले लो और हम आपका अपना ज्ञान हमें दे दो, नहीं। उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही हो गया। फिर इसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल है, इसमें फ्रेंडशिप आ जाएगा। तो आपको ये एग्जांपल जनरली याद रखना है, कौन सा ट्रांसफरेबल है, कौन सा नॉन ट्रांसफरेबल है। इसके बाद होता है बेस्ड ऑन कंजप्शन। तो कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं डेली यूज़ में, सीधी बात है, फूड, कॉस्मेटिक, क्लोथ, बुक एंड पेन, ये हम कंज्यूम। और प्रोड्यूसर गुड कैसे कौन होते हैं, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे प्रोड्यूसर, तो जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जैसे फॉर एक से, हाँ यहाँ पे जैसे मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड रॉ मटेरियल, ये दूसरे हेल्प करते हैं दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में। तो ये, फिर इसके बाद है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स मोनो पीरियड और पॉली पीरियड, दो में इसको डिवाइड करते हैं। मोनो पीरियड जो एक ही बार यूज़ हो सके गुड्स, ठीक है, वो आएगा मोनो पीरियड में। और पॉली पीरियड में कौन आएगा, मशीनरी, इम्प्लीमेंट और बिल्डिंग, ये पॉली पीरियड में आ जाएगा आपका, जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, आप यूटिलिटी सबसे पहले समझिए। यूटिलिटी मीन्स होता है यूज़फुलनेस ऑफ एनीथिंग। और मैंने जो अभी तक पढ़ा यूटिलिटी के बारे में, तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़। आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर पा रहे हैं तो वो यूटिलिटी है आपके लिए। अब ये दो टाइप का होता है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। और ऑर्डिनल यूटिलिटी पेरेटो ने दिया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि मार्शल और पेरेटो। तो कार्डिनल, जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा, बार बार मार्शल का नाम आएगा और पेरेटो का। तो यूटिलिटी का ही आगे पूरे यूज़ है, जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वो, कितना यूटिलिटी हो रही है, कितना यूटिलिटी कम है, कितना यूटिलिटी ज़्यादा है, यही आपको पढ़ना है पूरे यूज़। तो यू कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम मेज़र करते हैं नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स याद रखिए आप, जैसे 1 2 3 4, जैसे जितने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ एक्यूमुलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें हम अपन यूटिल्स में मेज़र करेंगे यूटिलिटी को, कि इतनी यूटिलिटी हमको, दो 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 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, 3 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, 4 यूटिल्स की। लेकिन और जहाँ वहीं दूसरी तरफ बात करें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो यहाँ पे हम मेज़र नहीं कर सकते, यहाँ पे हम केवल बताएंगे कि ये इससे ज़्यादा यूटिलिटी हमको दे रहा है। जैसे सपोज दैट अपन घर में अपने कुछ बनता है, तो अपन क्या देखते हैं कि भाई खीर बनाई सपोज दैट मम्मी ने, तो अपन ये देखते हैं कि यार, ये बोलते हैं ना कि मम्मी पिछली बार से इस बार की खीर ज़्यादा अच्छी है। ये तो नहीं बोलते यार कि पिछली बार मम्मी 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था इसको खाने से और इस बार 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं, अपन बस इतना बोल देते हैं ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये मोर साइंटिफिक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो टर्म है ये मोर साइंटिफिक है इन कंपेरिजन टू कार्डिनल यूटिलिटी। क्योंकि इसको क्यों साइंटिफिक बोल दिया, क्योंकि हम कभी भी यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं करते हैं, अपन जनरली कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी में, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये दोनों आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में। जैसे हमने नीचे ऑप्शन दिया है आपको, किसी को चाय और कॉफ़ी में क्या ज़्यादा पसंद होता है, वो सीधा कहेगा कॉफ़ी। ऐसा नहीं कि वो ये कहेगा कि भाई हमको कॉफ़ी से 200 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और टी से 100 यूटिल्स की, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा वो। तो यही मेन डिफरेंस है। और यूटिलिटी को हम मेज़र किस में करते हैं, जैसे अपन लिक्विड को मेज़र करते हैं लीटर में, या फिर अपन कोई भी गुड्स को खरीदने जाते हैं तो उसको किलोग्राम, ग्राम ऐसे मेज़र करते हैं। तो यूटिलिटी को अपन मेज़र करते हैं यूटिल्स में। फिर यूटिलिटी देयरफॉर, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी देयरफॉर इज अ कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, ऑल्सो इट मीन्स द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सीधी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ह्यूमन वांट्स हैं, जो भी हम चाहते हैं, उनको सेटिस्फाई करना यूटिलिटी होता है। मतलब उनको जो भी यूज़फुलनेस ऑफ वांट टू सेटिस्फाई, उनको अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर होता है यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी।
फॉर्म यूटिलिटी, जैसे ही फॉर्म बदलता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है गुड्स की। जैसे सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स ग्रेट यूटिलिटी क्रिएटेड, इट डज नॉट मीन दैट बिफोर चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ गुड देयर वॉज नो यूटिलिटी, इट मीन्स द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑफर ग्रेट। इनका मतलब ये है कि जब भी फॉर्म चेंज होता है गुड्स का तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे दूध की यूटिलिटी कम है इन कंपेरिजन टू घी, तो जैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। फिर इसके बाद कॉटन इनटू क्लोथ्स, कॉटन की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू क्लोथ में जब वो चेंज हो जाता है। कॉफ़ी के जो अपन बीन्स की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू जब वो कॉफ़ी पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी फॉर्म जैसे ही चेंज होता है वैसे यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है। वो हो गया फॉर्म यूटिलिटी। फिर प्लेस यूटिलिटी क्या होता है भाई? प्लेस यूटिलिटी का यहाँ पे सीधा मतलब है कि जैसे आप सपोज दैट हिमाचल प्रदेश में चले जाइए या ठंडे कहीं पे जगह पे चले जाइए, तो वहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे यूटिलिटी उसकी कम है, वहाँ पे लोग कम पसंद कर रहे हैं उसको खाना। लेकिन जैसे ही आप नीचे नॉर्थ में आ जाएं, जैसे गर्म थोड़ा कोई भी स्टेट में आ जाएं, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है आके, और उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। एप्पल आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सस्ते में मिल जाएगा, और जैसे ही आप नीचे आएंगे स्टेट में तो आपको एप्पल के ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो उसका जैसे प्लेस चेंज हुआ तो यूटिलिटी बढ़ गई, वही है। फिर इसके बाद होता है टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका जैसे ऑफ सीज़न वेजिटेबल मिलना, ऑफ सीज़न फ्रूट अवेलेबल होना, तो उसका जैसे वैल्यू बढ़ जाता है। आप देखते हो ना कि टाइम ऑफ सीज़न पे जैसे कोई आप खरीदने चले जाओ केले ऑफ सीज़न पे, तो आपको डबल रेट में मिलेंगे और ट्रिपल रेट में मिलेंगे, और सीज़न पे उसकी वैल्यू कम होती है। तो टाइम की यूटिलिटी, जैसे आप एग्रीकल्चर में देखिए, तो आप जब भी सोइंग का टाइम होता है तो जो सीड के रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं मार्केट में, और जब वैसा उसका सोइंग का टाइम चला जाता है तो उसके ऑटोमेटिक रेट जो है कम हो जाते हैं मार्केट में। तो टाइम की यूटिलिटी होती है, ये होता है टाइम यूटिलिटी। यही यहाँ पे स्टेटमेंट में भी दिया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बीइंग सीजन बाउंड विथ कंजप्शन spreading throughout the year, the commodity need to made available to the consumer as when it required। फिर क्या होता है पोजीशन यूटिलिटी। तो पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है? फॉर्मर आर हैविंग लेस यूटिलिटी कंपेयर टू दैट ऑफ कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ राइस, सिमिलरली ऑन अदर कमोडिटी लाइक। तो पोजीशन यूटिलिटी क्या है कि जैसे फार्मर है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए उस चीज़ की उतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी कंज्यूमर को है। आप मार्केट में जाइए, तो जब फार्मर बेचने आया है, और आप हमेशा कंज्यूमर की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, आप याद रखिए माइंड में, इन कंपेरिजन टू प्रोड्यूसर। क्योंकि कंज्यूमर को वो चीज़ कंज्यूम करनी है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, लेकिन वहाँ पे प्रोड्यूसर को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करना है। तो हमेशा कंज्यूमर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी, सॉरी। जैसे आप जब भी बाजार में कमोडिटी खरीदने जाए ना, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड लाइव स्टॉक, तो उनके लिए ये फार्मर के लिए उसकी यूटिलिटी कम रहेगी इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर जो भी खरीदने जा रहा है। फिर इसके बाद आ जाए यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्या है भाई? ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, मीन्स हर इंसान के लिए यूटिलिटी अलग हो सकती है हर चीज़ की। जैसे आप यदि सपोज दैट कोई नॉन एल्कोहलिक पर्सन है, उसको आप दारू की बोतल दे दीजिए, तो वो उसके लिए यूटिलिटी नहीं है उसकी। ऐसे ही आप नॉन वेजिटेरियन फूड, आप वेजिटेरियन कोई इंसान बैठा है उसको आप ऑफ़र कीजिए, तो बिल्कुल यूटिलिटी नहीं है। और वहीं पे आप यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसको आप बहुत भूखा है और उसको आप नॉन वेजिटेरियन फूड दे दीजिए कि भाई आओ नॉन वेज खिला रहे हैं हम तुम्हें, तो उसके लिए बहुत यूटिलिटी है उसकी। ऐसे कोई दारू पीने वाला इंसान है, उसको वो दारू की बोतल की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन कंपेरिजन टू नॉन एल्कोहलिक पर्सन। ऐसे ही मोटरसाइकिल का यूज़ चाइल्ड के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अपने लिए बहुत यूज़ है दिया। कोई जो गाड़ी चलाना जानता है और इसको एक एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए उसकी ज़्यादा यूटिलिटी है। तो वही होता है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसके लिए यूटिलिटी है और किसके लिए यूटिलिटी नहीं है। फिर यूटिलिटी वेरीज विद पर्पस। अब हर इंसान का पर्पस, यूटिलिटी वेरीज विद पर्पस अलग अलग हो सकता है कि भाई वाटर का यूज़ होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर यूज़ हो ड्रिंकिंग में भी हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी अलग है। इरिगेशन के लिए उसकी यूटिलिटी अलग है, पावर जनरेशन के लिए उसकी यूटिलिटी अलग है। तो यही है कि वेरीज विथ पर्पस बदल जाएगा तो यूटिलिटी बदल जाएगी। यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, यूज़फुलनेस, उसका यूज़ बदल जाएगा। फिर इसके बाद यूटिलिटी वेरीज विथ टाइम। ठीक है भाई,
अब ये क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक अपन गर्मियों में पीते हैं ना जब, तो सर्दियों में उतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते लोग जितना इन कंपेरिजन टू गर्मियों में पीते हैं। कुछ लोग तो सर्दियों में भी पीते हैं। तो गर्मियों में जो है कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू विंटर। तो वो है कि यूटिलिटी वेरीज विद टाइम। फिर है यूटिलिटीज वेरी विद ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ अ गुड क्रिएट फॉर ग्रेटर यूटिलिटी फ्रॉम अ गुड देन दैट व्हेन इट इज हायर। सीधी बात है, यूटिलिटी वेरीज विद ओनरशिप। यहाँ पे जैसे एक फार्मर है तो उसके लिए यूटिलिटी, यदि खुद की मशीनरी होगी तो उसके लिए मोर यूटिलिटी होगी उसकी, और यदि वो दूसरे की हायर करेगा तो यूटिलिटी उसके लिए कम होगी, उसको जब चाहिए होगी तब नहीं मिलेगी। लेकिन जब खुद की होगी मशीन तो वो जब चाहे उसको यूज़ करेगा अपने फार्म में, तो उसकी ओनरशिप में ज़्यादा यूटिलिटी बढ़े। फिर यूटिलिटी नीड नॉट टू बी सिनोनिमस विथ प्लेजर। सीधी बात है, ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी मिल रही है और आपको उसका प्लेजर है। अब जैसे एक बीमार आदमी है, उसको दवाई पीना है, बहुत कड़वी है, अब यूटिलिटी तो है भाई, दवाई यूज़ तो हो रहा है दवाई का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खुशी दे। इनका सीधा मतलब है किसी भी चीज़ की यूटिलिटी हो रही है आपके लिए तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको खुशी दे। आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है दवाई खाते हुए, लेकिन खाना तो पड़ रहा है क्योंकि ठीक होना है। तो वही है। फिर इसके बाद यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई यूटिलिटी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यूटिलिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग बाय इटसेल्फ। यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड वर्च्यू ऑफ विच it gives satisfaction to an individual. The question of obtaining satisfaction from a good depend on the consumer choice of। सीधी बात है, वो भी कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू सीधी बात है, बाय एन इकोनॉमिक लॉस द टर्म वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी चीज़ अपन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू हो जाती है। एक्सचेंज में कितना उसका हमको उसका एक्सचेंज रेट मिल रहा है, तो वैल्यू के फिर इसके बाद दिया एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू। फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स विच मेक द गुड्स पजेस वैल्यू। गुड मस्ट पजेस यूटिलिटी। जो भी जिसकी वैल्यू होगी उसको यूटिलिटी, सीधी बात, यूज़फुल होगा तभी तो उसकी वैल्यू होगी। बिना जो ये चीज़ यूज़फुल नहीं है उसकी कैसी यूटिलिटी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मस्ट बी स्केयर, कम अमाउंट में होना चाहिए, तभी उसकी जितना कम अमाउंट में जो भी चीज़ रहेगी उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ये तो हमको पता ही है। फिर मस्ट बी ट्रांसफरेबल एंड मार्केटेबल। वो चीज़ बिकनी चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू। इससे ही प्राइस क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ अ गुड इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड प्राइस। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें समझाने का। फिर वेल्थ। अब हम वेल्थ की जब भी बात करते हैं तो वेल्थ होता क्या है इकोनॉमिक्स में, सीधी बात है, वेल्थ हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे वेल्थ की वो नहीं है कि आप वेल्दी हैं, हेल्दी वेल्दी वाला नहीं है, वेल्थ अलग है। वेल्थ इकोनॉमिक में ऐसा है कि आप गरीब हैं और एक आदमी अमीर है, तो सीधी बात है जो अमीर है वो ज़्यादा वेल्दी है इन कंपेरिजन टू गरीब। यहाँ पे लिखा है एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू इज़ वेल्थ। जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो रहेगी वो ज़्यादा वेल्थी हो जाएगा। ठीक है। जिसकी ज़्यादा वैल्यू वो ज़्यादा वेल्दी, और जिसकी कम वैल्यू वो कम वेल्दी। अब आप देख सकते हैं जैसे इसका एग्जांपल दे बताया आपको, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप 100 रुपये का कैश जिसके पास होता था, मतलब वो बहुत खुश है कि यार मेरे पास तो 100 रुपये कैश है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अभी देख लें, अब उतनी 100 रुपये की वैल्यू नहीं जितनी उस टाइम पे थी कैश की। पैसे की वैल्यू तो वही है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा वेल्दी माना जाता था इंसान के, भाई मेरे पास तो 100 का है, मैं ज़्यादा वेल्दी हूँ, आप तुम्हारे पास नहीं है तो वो कम वेल्दी है। तो वही है। और फिर इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। वेल्थ शुड पजेस यूटिलिटी। वेल्थ तब होगी जब पजेस यूटिलिटी, मतलब यूज़फुलनेस होगी। तो हर जगह कॉमन टर्म है, हर जगह की यूटिलिटी जिसकी होगी उसी की वेल्थ होगी, वैल्यू होगी। फिर वेल्थ मस्ट बी स्केयर। वेल्थ मस्ट बी मतलब हमेशा कमी बनी रहनी चाहिए, तभी उस चीज़ की वैल्यू होगी, तभी उसकी वेल्थ होगी अच्छी। वेल्थ मस्ट बी ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबिलिटी एम्प्लाइज चेंजिंग द ओनरशिप ऑफ अ गुड फ्रॉम वन टू अनदर। इट इज़ नथिंग बट एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब वेल्थ मस्ट बी ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद वेल्थ मस्ट बी एक्सटर्नल टू पर्सन। ये भी दिस क्वालिटी ऑफ वेल्थ इनेबल टू एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज में वैल्यू ज़्यादा होती है तो वही वेल्थ होती है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रख लेने हैं, ऐसे ही, उतना कुछ उसमें है नहीं। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ इसमें है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाइप ऑफ वेल्थ है
कि इंडिविजुअल वेल्थ क्या होती है, सोशल वेल्थ क्या होती है, नेशनल वेल्थ क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ क्या होती है, नेगेटिव। तो इंडिविजुअल वेल्थ क्या होती है, इंडिविजुअल से मतलब है कि भाई इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की अपन वेल्थ देखेंगे इसमें कि उसके पास कितना कैश है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, जितना उसके पास रहेगा वो उसकी इंडिविजुअल वेल्थ को शो करेगा। उसके पास कितना लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, ये। तो इसमें मैंने दो बता दिया कि टेंजिबल वेल्थ होती है, इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो जाएगी, जो हम छू सकते हैं, जो चीज़ें हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, बॉन्ड, डिपॉजिट, ये सब टेंजिबल में आ जाएगी। और नॉन इनटेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा, जो हम छू नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। जैसे आपके पास है कॉपीराइट है किसी चीज़ का, पेटेंट करा रखा है आपने कोई चीज़, गुडनेस ऑफ बिजनेस है, तो गुडविलनेस ऑफ बिजनेस है, तो वो सब आपका टेंजिबल में आ जाएगा, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन आपके पास उसकी वेल्थ है। फिर इसके बाद है सोशल वेल्थ क्या होती है। सोशल वेल्थ, इट इज़ वेल्थ विच इज़ कलेक्टिवली यूज बाय ऑल द पीपल इन अ नेशन, हैंस इट इज़ टर्म एज कलेक्टिव वेल्थ और कम्युनल वेल्थ। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिटी लाइक रोड, रेलवे, पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, ईटीसी रिप्रेजेंट द सोशल वेल्थ। ठीक है, ये आपको सीधी बात है, ये एग्जांपल याद रखने की सोशल वेल्थ में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। फिर उसके बाद है नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ क्या होती है, ये किसी एक नेशनल वेल्थ किसी एक पर्टिकुलर नहीं होती है, ये एक कंट्री की होती है। तो जैसे आप नेशनल वेल्थ में देख लें कि उसके पास कितना टोटल डिपॉजिट कितना है, और जितना उसने उधार ले रखा है वो अपन उसमें से माइनस कर देंगे, जितना उसके पास टोटल डिपॉजिट है एक कंट्री के पास, तो उसकी नेशनल वेल्थ आ जाएगी। और उस नेशनल वेल्थ में और एक और आता है, जैसे एग्जांपल माउंटेन, रिवर, उसमें उस कंट्री में कितनी है। इसमें सीधी बात है, विद इन द कंट्री अपन देखेंगे नेशनल वेल्थ में इस कंट्री में कितना है। ये आपको एग्जांपल जरूर याद रखने हैं कि माउंटेन और रिवर। फिर इसके बाद कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं होगी। जैसे नेशनल वेल्थ में एक कंट्री की बात होती है, इसमें पर्टिकुलर वर्ल्ड की बात होगी, पूरा वर्ल्ड को लेंगे हम कि भाई रिवर, ओशियन और फॉरेस्ट ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, तो ये कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ में आएगा। जो पानी में भी रहते हैं, पानी और जो आपका अर्थ दोनों में है आएंगे, उसको कॉस्मोपॉलिटन में मान लिया। नेगेटिव वेल्थ क्या है, सीधी बात है, जो भी डेबिट हैं, जो उधार ले रखा है किसी भी कंट्री ने या किसी भी पर्सन ने, तो वो उसकी नेगेटिव वेल्थ आ गई। तो यहीं तक देखते हैं आज, इसके बाद आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।